रेडॉक्स के क्वेश्चंस भी मैंने दिए थे। हाँ, बस जुलाई वालों की थोड़ी दिक्कत है, जुलाई वालों का केमिकल और आयनिक नहीं हुआ है, इसकी वजह से वो उनका तीसरा पेपर बनाना पड़ा अलग। आसान है, कोई बात नहीं, एडवांस के लिए बहुत हमारे पास, ये ऐसा थोड़ा ना है कि कल तुम्हारा एग्जाम टाइम का, अभी बहुत टाइम टाइम बाकी है। तो अभी टफ पेपर भी आएंगे, आसान भी आएंगे, सब आएगा। उसका जो एक्चुअल लेवल है वो तब देखने को मिलेगा जब सारे चैप्टर पढ़ लोगे। ऐसे एक दो चैप्टर में तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चंस कर पा रहे हो कि नहीं, है ना। एक्चुअल पेपर की कंडीशन अभी अप्लाई नहीं होती, जब चैप्टर ही नहीं सारे हुए तब क्या। जब एक साथ इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सारा एक साथ आएगा, देन एक्चुअल प्रैक्टिस विल बी देयर, तो लेवल एक्चुअल रखे जाएंगे। वाटर में सॉल्युबल वो होता है जो पोलर होता है ना, जिसकी पोलैरिटी ज्यादा होती है, जो आयनिक होते हैं ये सारे। और सॉलिबिलिटी के ऊपर तो एक अलग लेक्चर है ना केमिकल बॉन्डिंग का, उसको जाकर के पढ़ लो। उसमें दिखाया गया है कि अगर कैटायन छोटा हो एनायन बड़ा हो, वहां से पढ़ोगे तभी सॉल्व होगा वो सवाल, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा वो सवाल। सिंपल जो है, अ, अ, ऐसे देख के नहीं बता पाओगे, थ्योरी आनी चाहिए उसकी। NaBH4 जो है और NaF वाला जो था, तो एक दो क्वेश्चन टफ भी रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। चलो, अब मुझे ये बताओ, लास्ट क्लास में लास्ट हेडिंग क्या थी, नोट्स में देख के बताओ। लास्ट क्लास में लास्ट हेडिंग ओलियम थी क्या? Yes, sir. Labeling of oleum डन, oxidation. Sir, yes, sir. क्या H2O2 भी हो गया, और रेडॉक्स भी, वो डबल टाइट्रेशन हुआ है क्या? हाँ, डबल टाइट्रेशन अभी तक पढ़ाया है तुम लोग को? बैच 1 में तो पढ़ाया है। डबल टाइट्रेशन देखो तुम्हारा हुआ है क्या? फिनॉल फिथिलीन मिथाइल मिथाइल ऑरेंज करके कुछ पढ़ाया? एक बार नोट्स में चेक करो, मुझे तो यहाँ पे मिल नहीं रहा है तुम्हारा बैच 2 में। नहीं नहीं सर, सर। शायद नहीं सिखाएंगे। हाँ, देख लो आराम से, नोट्स में देख लो। नहीं सर, बैक और आयोडोमेट्रिक सब हो गया है। नहीं हुआ सर। ऑटोमेटिक तक हो गया ना? और बैक भी हो गया, बैक टाइट्रेशन। बैक टाइट्रेशन भी हो गया है, ओके। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो आप पेपर डिस्कशन कब करेंगे? पेपर डिस्कशन की क्लास एक लगाएंगे कोई, तो उसमें कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, या क्योंकि मेन क्लास में नहीं कर सकते ना, फिर अपना सिलेबस छूटेगा। अच्छा, कनेक्शन इशू ज़्यादा है तो कोई बात नहीं है, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग भी देख लेना, ठीक है। समटाइम्स हो जाता है ऐसा कि दिक्कत होती है कनेक्शन में। अब मुझे ये बताओ, हाँ, डबल टाइट्रेशन, ठीक है। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, बोलो क्या पढ़ने जा रहे हैं? डबल टाइट्रेशन। डबल टाइट्रेशन क्या मतलब है, क्यों पढ़ते हैं क्यों नहीं पढ़ते हैं, सब कुछ बताया जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा बस। काफी टाइम टेकिंग है ये कॉन्सेप्ट, इसमें टाइम भी लगता है। अच्छा, डबल टाइट्रेशन का मतलब है डबल इंडिकेटर यूज किए जाते हैं। डबल indicators are used to determine the end points। कब यूज करे जाते हैं? जब वीक एसिड का सॉल्ट है वो प्रेजेंट हो, NaOH, NaHCO3, Na2CO3, ये सॉल्ट्स अगर हमारे पास, ये बेस है, ये बेसिक सॉल्ट और ये भी बेसिक सॉल्ट, ये प्रेजेंट है। तो अगर मेरे पास मिक्सचर है NaOH NaSCO3 का,
if a mixture of NaOH and NaHCO3 is present, तो हम इसका टाइट्रेशन डबल टाइट्रेशन कॉन्सेप्ट से करते हैं। दूसरा कब करते हैं? इफ अ मिक्सचर ऑफ NaHCO3 एंड Na2CO3 इज प्रेजेंट, तब भी हम इस टाइट्रेशन का यूज करते हैं। तो देयर आर टू केसेस व्हेन वी यूज द डबल टाइट्रेशन। डबल टाइट्रेशन का मतलब क्या है? हम पहले एक आप इंडिकेटर यूज थोड़ा कर, ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं। हाँ, इसको नोट कर लो, या अभी नोट नहीं करो, थोड़ी देर बाद नोट करने का टाइम वैसे भी मैं दे दूंगा। पहले इस कॉन्सेप्ट को ये समझेंगे कि ये क्यों यूज करते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। डन। देखो इंडिकेटर क्या होते हैं, तुमने पढ़ा होगा लिटमस एक इंडिकेटर होता है ना, लिटमस। Yes, sir. तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनका अलग अलग पीएच पे अलग अलग कलर होता है। तो लिखेंगे केमिकल सब्सटेंसेस which have different colors in different pH range, in different pH range। फॉर एग्जाम्पल जो लिटमस है, तो अगर जो हमारे पास लिटमस है रेड कलर का है, उसको अगर हमने बेस में डाला तो लिटमस क्या करता है, उस रेड कलर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। इस तरीके से अलग अलग हमारे पास क्या होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं रिएक्शन के कंप्लीशन को देखने के लिए, रिएक्शन के कंप्लीशन को देखने के लिए करते हैं। तो इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं विच हैव डिफरेंट कलर्स इन डिफरेंट पीएच रेंज। जनरली जो इंडिकेटर्स होते हैं वो वीक ऑर्गेनिक एसिड्स और वीक ऑर्गेनिक बेसिस होते हैं, है ना। तो इसमें लिखना है तुम्हें, indicators are generally weak organic acids or organic bases. For example, फेनॉल्फेथिलीन नाम सुना होगा, फेनॉल्फेथिलीन, इसको HPH से लिखते हैं, is a weak organic acid indicator। इसको HPH से डिनोट करते हैं क्योंकि ये वीक है, इसलिए कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होता है, कंप्लीट आयनाइज नहीं होता है। और HPH जो है इसका जो कलर होगा अनआयनाइज्ड फॉर्म में अलग होगा। कोई भी इंडिकेटर हो, अनआयनाइज्ड फॉर्म और आयनाइज्ड फॉर्म में उसका अलग अलग कलर होता है। अनआयनाइज्ड फॉर्म और आयनाइज्ड फॉर्म में उसका अलग अलग कलर होता है। तो याद रखें, ठीक है। तो फिनॉल्फेथिलीन जो है, इसकी जो पीएच रेंज है वो क्या है, जिन बच्चों ने आयनिक नहीं पढ़ा उनको थोड़ा कम समझ में आएगा, उन्हें याद कर लेना है, अभी आयनिक में फिर समझा देंगे। फिनॉल्फेथिलीन जो है इसका पीएच रेंज है, जिन्होंने आयनिक पढ़ा उनको सब समझ में आएगा। इसकी पीएच रेंज क्या है, 8.3 टू 10, 8.3 टू 10 है।
मतलब इस पीएच रेंज में ही कलर चेंज करते हैं। अच्छा बताओ, ये जो पीएच रेंज है ये एसिड का है कि बेस का? ये पीएच रेंज बेस एसिड का है? बेस बेस का है ना, 7 से ज्यादा है। 7 से ज्यादा पे क्या होता है? बेस। और ये वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस? बोलो। वीक बेस। वीक बेस रेंज है। मतलब जब सॉल्यूशन में वीक बेस बनेगा तब फेनोल्फेथलीन कलर चेंज कर देगा। तो थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे क्या? हाँ स्क्रॉल करूंगा, हाँ करूंगा स्क्रॉल। लिखना वाला काम अभी कराऊंगा मैं, सिर्फ समझते जाओ, लिखने के लिए टाइम दे दूंगा, ठीक है? अगर अभी लिखना है तो लिख लो फिर, उसमें तुम्हें याद रखना पड़ेगा क्या मैंने बोला था, है ना, जो भी पाउज होगा 1-2 मिनट का। तो क्या बोला है मैंने? इंडिकेटर्स का अलग अलग कलर होता है अलग अलग पीएच रेंज पे। ठीक है। सिमिलरली फेनोल्फेथलीन जो है उसका भी अलग अलग कलर होगा। ठीक है। तो फेनोल्फेथलीन जब एसिडिक होता है तो इसका कलर कैसा होता है? कलरलेस होता है। ये कैसा होता है? कलरलेस। और इस पीएच रेंज पे ये पिंक हो जाता है। इसका कलर कैसा हो जाता है? पिंक। इस जब पीएच रेंज ये आता है तभी फेनोल्फेथलीन कलर चेंज करता है और कलरलेस से पिंक हो जाता है। तो फेनोल्फेथलीन जो है ये कलरलेस टू पिंक होता है। कब? एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस है, और बेसिक सॉल्यूशन में वीक बेसिक टू बेसिक आगे जितना भी जाओगे उसमें ये पिंक ही रहेगा। वीक बेसिक में ये पिंक पहली बार बनता है, तो शार्प चेंज जो आता है वो पिंक कलर के आने पर आता है। कैसे काम करता है अभी सब बताऊंगा आगे। दूसरा जो इंडिकेटर है, सेकंड इंडिकेटर है, वो है मिथाइल ऑरेंज। कौन सा है? मिथाइल ऑरेंज। इसको पढ़ने के पहले ऊपर जो लिखा है उसमें कुछ भी नोट करना है तो नोट कर सकते हो स्टार्टिंग से। डबल टाइट्रेशन कब यूज करेंगे? जब इनमें से इस तरीके के कॉम्बिनेशन हो, NaOH Na2CO3, सॉरी NaOH NaSCO3 या NaSCO3 और Na2CO3 का मिक्सचर हो, तो हम नॉर्मल कोई भी इंडिकेटर एक यूज करेंगे उससे काम नहीं बनेगा। हम ये नहीं पता लगा पाएंगे कि हम इसका टाइट्रेशन HCl से करते हैं। एक्चुअली किससे करते हैं? विद HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl से टाइट्रेट करते हैं। तो हम ये नहीं पता लगा पाते हैं कि HCl कितना यूज करें जिससे NaOH रिएक्ट करे और फिर कितना यूज करें जिससे NaSCO3 रिएक्ट करे। हम इंडिकेटर यूज करके ही पता लगा पाते हैं कि HCl NaOH के लिए कितना यूज हुआ और मिक्सचर में NaSCO3 के लिए HCl कितना यूज हुआ। अगर मुझे ये पता चल जाए कि NaOH के मोल्स कितने हैं और NaSCO3 के मोल्स कितने हैं, तो मिक्सचर का कंपोजिशन मुझे पता चल जाएगा। इंडिकेटर क्या है? ऐसा सब्सटेंस है जिसका कलर जो है अलग पीएच रेंज पे अलग होता है। इंडिकेटर्स जो होते हैं वो शार्प चेंज दिखाते हैं। इनका जो कलर है वो एकदम तेजी से बदलता है जब एक पर्टिकुलर पीएच रेंज में ये आते हैं। इनका कलर आंखों से बहुत आसानी के साथ ऑब्जर्व किया जा सकता है चेंज होते हुए। ऐसा नहीं होता है कि बहुत लॉन्ग पीएच रेंज में धीरे धीरे कलर चेंज हो, नहीं, शार्प चेंज होता है। मान लो हम किसी भी एक सॉल्यूशन में HCl डाल रहे हैं, उसमें हमने एक फिनोल्फेथलीन इंडिकेटर मिलाया है। जब तक सॉल्यूशन एसिडिक रहेगा तब तक कलरलेस रहेगा सॉल्यूशन, और जैसे ही उसमें एक वीक बेस बनेगा, विदाउट एनी लैग एक पिंक कलर डेवलप हो जाएगा डायरेक्टली। ऐसा नहीं होगा हल्का पिंक हुआ फिर डार्क, नहीं, एकदम से एक पिंक कलर आएगा। दैट विल बी एंड पॉइंट, उस जगह पे रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, वीक बेस एक बनता है। इंडिकेटर क्या करते हैं? रिएक्शन कंप्लीशन को बताते हैं। क्या बताते हैं ये? दे
या these indicators, इंडिकेटर का मतलब ही क्या होता है, जो इंडिकेट करें, tells the end points of the reactions, end points of the titrations और the redox reactions, या और भी जो एसिड बेस रिएक्शंस होती हैं। ये एसिड बेस टाइट्रेशन है जिसमें हम यूज कर रहे हैं इसको, डबल टाइट्रेशन। इंडिकेटर्स आर जनरली वीक ऑर्गेनिक एसिड और वीक ऑर्गेनिक बेसिस। फॉर एग्जांपल फेनॉल्फेथिलीन जो है ये एक वीक ऑर्गेनिक एसिड है। ये फेनॉल्फेथिलीन पाउडर फॉर्म में भी आता है, सोल्यूशन जो है पानी में घोल के भी रखा जाता है। ये खुद एक वीक एसिड है, तो इसका अपना खुद का जो कलर है वो एसिडिक कंडीशन में हमेशा कलरलेस रहता है। जब हम इसमें कोई बेस मिला देते हैं तो वीक बेस बनने पे ये कलर चेंज कर देता है और इसका कलर पिंक हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज जो है इसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज होता है। मिथाइल ऑरेंज के लिए लिखेंगे इट इज अ वीक ऑर्गेनिक बेस। ये बेस होता है, क्या होता है ये, बेस। इट इज अ वीक ऑर्गेनिक बेस, मिथाइल ऑरेंज, MEOH इसका नाम है, MEOH। इसका भी आयनाइज्ड फॉर्म में अलग कलर होगा और अनआयनाइज्ड फॉर्म में एक अलग कलर होगा। तो जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, जब तक ये अनआयनाइज्ड होते हैं तब तक इनका कलर अलग रहता है, और जब ये कैसे हो जाते हैं, बोलो, जब ये कैसे हो जाते हैं, आयनाइज्ड हो जाते हैं, तो इनका कलर जो है वो बदल जाता है। तो मैं तुमको क्या बता रहा हूँ, ये खुद में अगर बेस है, इट इज इटसेल्फ अ बेस। अगर ये खुद में एक बेस है तो इसका कलर कैसा रहेगा, बोलो। खुद में अगर इसका कलर देखना है तो कैसा रहेगा, येलो और ऑरेंज, ऑरेंज येलो कलर होता है। और एसिडिक मीडियम में जब ये जाता है, जब ये एसिडिक मीडियम के अंदर जाएगा तो ये आयनाइज हो जाएगा और एसिड जो है इस OH माइनस को ले जाएगा। उस समय इसका कलर जो है वो कैसा हो जाता है, रेड। तो मिथाइल ऑरेंज का कलर येलो टू रेड चेंज होता है। कहाँ से कहाँ चेंज होता है, याद रखोगे, येलो टू रेड। कब चेंज होता है अभी बता देता हूँ। येलो कब होता है, जब ये अल्कलाइन होता है सॉल्यूशन। और ये रेड कब होता है, एकदम से जब वीक एसिड फॉर्म होता है। इसकी पीएच रेंज जो है कब ये काम करता है, दिस विल शार्पली वर्क ओनली इन द पीएच रेंज ऑफ 3.1 to 4.4। 3.1 to 4.4 जो है वो एक वीक एसिडिक रेंज है। वीक एसिड फॉर्म होगा तभी मिथाइल ऑरेंज शार्प कलर चेंज करेगा। मतलब ऐसा है, सर हाँ, अगर इससे ज्यादा कंसंट्रेशन वाले एसिड में डाला तो क्या होगा? तो शार्प चेंज नहीं होगा, तुम डिटेक्ट नहीं कर पाओगे उसका कलर चेंज कैसा होगा। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे हमने मान लो NaHCO3 लिया हुआ है और यहाँ पे HCl डाला, ठीक है। तो HCl और NaHCO3 के रिएक्शन से क्या बनेगा, बोलो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ये क्या है, वीक एसिड है कि नहीं है। तो जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होगी, पहले तो इसका कलर जो है वो कैसा होगा, NaHCO3 के सॉल्यूशन में येलो ऑरेंज कलर होगा फेनॉल्फेथिलीन का, ये सॉरी मिथाइल ऑरेंज का। इसमें 2 चुटकी, 2 चुटकी का मतलब होता है सम पिंच, उसमें होता है एक छोटा सा चम्मच होता है, उससे 1 2 3 पिंच डालते हैं, येलो होता है। अब जब HCl इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप डालोगे, जैसे ही ये रिएक्शन कंप्लीट होगी वैसे ही सॉल्यूशन में क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड और H2CO3। H2CO3 जब जैसे ही बनेगा वैसे ही हम बता देंगे कि ये वीक एसिड बना है और अपने आप मिथाइल ऑरेंज का कलर जो है वो रेड हो जाएगा। ये सिर्फ इसी जगह पे शार्प कलर चेंज करेगा। उसके बाद अगर HCl डालोगे ना, एक्स्ट्रा HCl, तो ये कलर इसका रेड ही रहेगा, कुछ पता नहीं चलेगा तुम्हें कि क्या हो रहा है। तो ये सिर्फ उसी रिएक्शन के लिए यूज किया जाता है जब इसकी पीएच रेंज ये हो।
स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस के लिए हम फेनोल्फेथलीन या मिथाइल ऑरेंज का यूज नहीं करते हैं। मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोल्फेथलीन आर यूज्ड ओनली फॉर द वीक एसिड एंड वीक बेस। जब रिएक्शन में वीक एसिड या वीक बेस बन रहा हो तभी हम पर्टिकुलरली मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फेथलीन का यूज करेंगे। अगेन देखो मिथाइल ऑरेंज क्या है, वीक ऑर्गेनिक बेस है। कब कलर चेंज करता है? इट चेंजेस कलर, it changes its color when a weak acid is formed, weak acid is formed in a chemical reaction, तभी ये अपना शार्प कलर चेंज करेगा। नहीं तो कलर जो चेंज करेगा उससे तुम डिटेक्ट नहीं कर पाओगे कि इसने किस समय कलर चेंज किया। उसका जो कलर है वो बहुत धुंधला धुंधला चेंज होगा। मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में कर रहे हैं तो शार्प कलर चेंज नहीं आएगा, क्योंकि एसिड बेस मान लो यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज जो है वो खुद में क्या है, बेस और NaOH के साथ डाल दिया तो अल्कलाइन मीडियम में येलो है। अब इसमें तुम एसिड डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो? एसिड HCl। तो बताओ HCl डालते डालते एक समय क्या होगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये पहले येलो था, जैसे ही न्यूट्रल हुआ तो इसका कलर जो है येलो से बदलने लगेगा धीरे धीरे, शार्प कलर नहीं आएगा। येलो होगा, हल्का ऑरेंज होगा, हल्का पिंक होगा, रेड होगा, एकदम से कलर चेंज नहीं होगा। और जब से HCl बनेगा सीधे pH 10-15 हो जाएगा, सॉरी pH सीधे कितना हो जाएगा, 1-2 के बीच हो जाएगा। पहले pH कितना था, 10-12-13-14 था, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस था। इतना ड्रास्टिक चेंज आने पर ये जो है अपना कलर कैसे चेंज करता है, स्लोली स्लोली। मतलब तुम उसमें डिटेक्ट नहीं कर पाओगे किस समय कलर चेंज किया है। जब तक ये पीएच रेंज नहीं आएगी सॉल्यूशन में तब तक इसका कलर शार्प चेंज नहीं होगा। इट विल नॉट चेंज इट्स कलर एज अ डिटेक्टेबल, आंखों से जो दिख जाए चेंज होते हुए। जहां पे तुम अपनी ड्रॉप रोक दो, मतलब इससे तुम HCl वाले में अगर फिनॉल्फेथिन डाल के कर रहे हो तो क्या होगा, एक ड्रॉप डाली येलो से ऑरेंज हो गया, तुमको पता ही नहीं चल रहा है कब रुकना है। हल्का हल्का चेंज हो रहा है ना, हल्का हल्का रेडिश हो रहा है, तुम्हें पता नहीं चल रहा है कब रोकना है। जब तक शार्प चेंज नहीं होगा यू कांट स्टॉप दी ड्रॉपिंग। इसमें ड्रॉप ड्रॉप डालना तुम कब बंद करते हो, तो शार्प चेंज नहीं होता है। सिर्फ शार्प चेंज कब होता है, जब ये पीएच रेंज होती है। मीन्स इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। अभी इसको नोट करो पहले, फिर आगे की कहानी बताऊंगा। मिथाइल ऑरेंज कब कलर चेंज करता है बताओ, वीक एसिड या वीक बेस? फिनॉल्फेथिलीन कब कलर चेंज करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस? सब लिखा हुआ है। फिनॉल्फेथिलीन वीक बेसिक कंडीशन में, कंडीशन में कलर चेंज करता है। अब आगे बढ़े, आगे बढ़ जाएं। हाँ, नोट हो गया है। यस सर। ओके, देखो आगे बढ़ते हैं। केस 1, पैसे क्यों when NaOH and Na2CO3 are present in the solution. When NaOH and Na2CO3 are present in the solution. Done. सबसे पहले हम क्या लेंगे, और हाँ क्या क्या इसमें नए फीचर्स आ गए हैं।
हाँ ठीक है, चल रहा है, सही है। क्या लिखा है मैंने? व्हेन NaOH and NH3 आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। तो NaOH लिया और Na2CO3 लिया। NaOH लिया और Na2CO3 लिया। इसमें ब्यूरेट से ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डालेंगे हम बताओ? ब्यूरेट से ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डालेंगे? HCl, ड्रॉप बाय ड्रॉप। ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl डालेंगे, बताओ पहले कौन रिएक्शन करेगा, NaOH या Na2CO3? विच विल रिएक्ट फर्स्ट, NaOH और Na2CO3? NaOH. NaOH पहले रिएक्ट करेगा, तो लिखेंगे फर्स्ट NaOH will react, then Na2CO3 will react। लेकिन एक चीज ध्यान से देखना, HCl तुम डाल रहे हो, HCl तुम डाल रहे हो, ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी भले बताओ। और इसमें फेनोल्फेथिलीन भी ऐड करना है। इसमें पहले क्या ऐड किया? HPH। इसमें क्या ऐड किया पहले? फेनोल्फेथिलीन। तो इसमें क्या ऐड किया? फेनोल्फेथिलीन। तो इसमें पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, फेनोल्फेथिलीन is added, then NaOH और HCl की रिएक्शन में पहले कौन रिएक्ट कर रहा है? सबसे पहले NaOH रिएक्ट कर रहा है। अच्छा, Na2CO3 भी तो रिएक्ट करेगा जैसे HCl और ऐड करोगे। क्या बनेगा? क्या बनेगा? एक ही HCl मॉलिक्यूल अगर Na2CO3 से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनेगा बताओ? NaHCO3 बनेगा और साथ में क्या बनेगा? NaCl। ये एक वीक बेस है। क्या है ये? एक वीक बेस। इस वीक बेस का पीएच किस रेंज में आ जाता है? 8.1 टू 10 के रेंज में। अगर ये 8.1 टू 10 के बीच में आ गया तो इसका बताओ जल्दी से, कैसा इसका जो है जैसे ही NaHCO3 डाला और ये वीक बेस था, वैसे ही फेनोल्फेथिलीन कलर चेंज कर देगा। एज soon as NaHCO3 will form, phenolphethylene will change the color and it is called फर्स्ट एंड पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट एंड पॉइंट। मतलब फर्स्ट जो एंड पॉइंट है वो रीच हो गया। जब पहली बार में हम HCl ड्रॉप ड्रॉप डालना बंद करेंगे, उस समय तक NaOH कंप्लीटली रिएक्ट कर गया होगा, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH कंप्लीटली रिएक्ट कर चुके होंगे। मान लिया ये A है, उस समय मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 जो हैं वो कितने रिएक्ट करे होंगे? हाफ। क्यों? क्योंकि अभी भी इसमें एक H बाकी है। अभी ये NaHCO3 एक और HCl से रिएक्शन कर सकता है, लेकिन हम क्यों नहीं रिएक्शन करा रहे हैं बताओ? क्योंकि हमारी रिएक्शन जो है वो ऑलरेडी फर्स्ट एंड पॉइंट को अचीव कर चुकी है, हमारा कलर चेंज हो चुका है। अब अगर हम एक्स्ट्रा HCl ऐड करेंगे तो हम ये नहीं पता लगा पाएंगे कि कितना HCl खर्च हुआ, क्योंकि अब कलर चेंज नहीं होगा। तुम HCl एक्स्ट्रा ऐड करते जा रहे हो, ऐड करते जा रहे हो, और ये कलर चेंज तुम्हें पता ही नहीं लग रहा है NaCl बनने पे कब रोकना है। तो तुम यू में भी एंड अप विद एक्स्ट्रा HCl यहाँ पे डाल के, तो तुम्हें पता नहीं लग पाएगा कि एक्चुअल में HCl कितना ही कंज्यूम हुआ। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम याद रखें कि भाई जैसे ही कलर चेंज होगा उस समय हम रिएक्शन को रोक देंगे, और हम क्या बोलेंगे? एट फर्स्ट एंड पॉइंट, at first end point all the milli equivalents of NaOH reacted
and half milli equivalents of Na2CO3 reactant। ये याद रखना है, Na2CO3 की कंप्लीट रिएक्शन नहीं कराई, ये दूसरी रिएक्शन नहीं कराई, सिर्फ हाफ रिएक्शन कराई है, सिर्फ एक Na+ हमने कंज्यूम कराया। Na2CO3 जो है, अगर हमने 5 मोल लिए हैं तो उसमें से सिर्फ HCl जो लिया है वो उसका दोगुना खर्च होना चाहिए था, लेकिन हमने उसका सिर्फ 5 मोल HCl से रिएक्शन कराया, मीन्स रिएक्शन मेरे हाफ कराई है। दैट मीन्स जो मिली इक्विवेलेंट्स हैं Na2CO3 के वो हाफ ही रिएक्ट किए हैं पहले एंड पॉइंट पे। तो हम क्या लिखेंगे, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH प्लस हाफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl कंज्यूम्ड एट फर्स्ट एंड पॉइंट। तुम्हें कैसे पता चलेगा फर्स्ट एंड पॉइंट आ गया, क्योंकि फेनॉल्फेथिलीन इंडिकेट कर देगा कि अभी रुक जाओ, हो गई रिएक्शन। इस समय ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। इस समय क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। मान लो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH A हैं और हाफ मिली इक्विवेलेंट्स, या तो A भी छोड़ो, ऐसे ही याद रखो, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH और हाफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3, ज्यादा अननोन नहीं रखो, इस तरीके से याद रखो। कब एक्सपेंड कर सकता है फर्स्ट एंड पॉइंट? फर्स्ट एंड पॉइंट में हमने क्या डाला पहले बताओ, फिनॉल्फेथिलीन। क्या डाला है? फिनॉल्फेथिलीन। और उसके बाद में हम धीरे धीरे क्या ऐड कर रहे हैं, बोलो। HCl। कब कलर चेंज करता है फिनॉल्फेथिलीन? तो जब NaCO3 बनता है। हाँ, लेकिन बताओ क्या फुल पोटेंशियल में रिएक्शन हो पाई Na2CO3 की? नहीं ना। Na2CO3 एक्चुअल कितने HCl से रिएक्शन कर लेता है? 2 HCl से, यस और नो? कंप्लीट रिएक्शन। लेकिन तुमने आधी रिएक्शन कराई ना, तुमने हाफ ही तो रिएक्शन कराई है वहां पे, देखो। Yes, sir. क्योंकि कलर चेंज हो गया ना, दैट्स व्हाई यू स्टॉप द रिएक्शन। मींस जो Na2CO3 है उसके हाफ मिली इक्विवेलेंट्स ही रिएक्ट किए हैं। एक्चुअल में रिएक्ट वो किया है पूरा ही, लेकिन चूंकि उसकी कंप्लीट स्ट्रेंथ में रिएक्शन नहीं कराई ये वाली, दैट मींस अभी जितने HCl उसने खर्च किए हैं उतने और HCl के साथ रिएक्शन कर सकता है। दैट मींस जो HCl Na2CO3 ने यूज किया है वो उसकी कंप्लीट कैपेसिटी के इक्वल नहीं है, लेकिन वी हैव टू स्टॉप द रिएक्शन सो दैट वी कैन ऐड मिथाइल ऑरेंज, और फिर बाद में एक और कलर चेंज आएगा, उससे एग्जैक्टली बता पाएंगे कितना और HCl लगा। क्योंकि अगर यहाँ रिएक्शन स्टॉप नहीं करोगे तो अब इतने पर कलर चेंज हो गया है, लेकिन आगे कलर चेंज नहीं होगा ना। मान लो तुमने इस पे रिएक्शन आगे स्टार्ट रखी, तो जो बचा वाला NaSCO3 है वो HCl से रिएक्शन करेगा, लेकिन ये कंप्लीट रिएक्शन जब होगी ये वाली, तो क्या कलर चेंज कोई दूसरा होगा क्या यहाँ पे? बोलो, नहीं होगा ना। तो तुम्हें पता नहीं लगेगा ना कब रोकना है। तुम्हें हो सकता है यहाँ पे HCl रिक्वायर्ड हो 20 ml, और तुम इसमें मिलाते जा रहे हो 25 ml 30 ml, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है व्हेन वी हैव टू स्टॉप, यस और नो? दैट्स व्हाई यू हैव टू स्टॉप रिएक्शन हियर। और यहाँ पे एक चीज पता चल जाएगी कि NaOH तो कंप्लीट रिएक्ट करा है जब कलर चेंज आया, लेकिन Na2CO3 हाफ रिएक्ट किया है, और उस समय HCl कितना लगा है वो रीडिंग देख के बता दोगे। रीडिंग पढ़ोगे ना कितना HCl डाला, HCl ब्यूरेट से डाल रहे थे ना, ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप। मान लो वहां पे रीडिंग में देखा कि 25 ml HCl लग गया, ये तो HCl की नॉर्मेलिटी मोलरिटी नोन रहती है। मान लो 0.1 नॉर्मल HCl था, तो ml पता है, नॉर्मेलिटी पता है, तो मिली इक्विवेलेंस HCl के आ गए, इक्वेशन एक बनी। एक इक्वेशन है, 2 अननोन, क्या सॉल्व हो जाएगी क्या? कैन यू सॉल्व इट? नहीं ना। तो हम अब आते हैं सेकेंड एंड पॉइंट। नाउ सेकेंड एंड पॉइंट, सेकेंड एंड पॉइंट पे क्या ऐड करेंगे, कौन सा इंडिकेटर ऐड करेंगे, बोलो कौन सा? मिथाइल ऑरेंज। हाँ, अभी बताओ मिथाइल ऑरेंज ऐड किया तो इस सोल्यूशन में सिर्फ क्या बचा हुआ था रिएक्ट करने लायक, Na2CO3 के हाफ मिली इक्विवेलेंट्स, यस और नो? किस फॉर्म में है ये, इन विच फॉर्म? NaCO3 के फॉर्म में है कि नहीं ये? Na2CO3 किस में चेंज हो चुका है, Na2CO3 किस में कन्वर्ट हो चुका है, बोलो? NaCO3 में। लेकिन है ये क्या, हाफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 ही है ये। फिर इसमें HCl डालोगे ड्रॉप बाय ड्रॉप, इसमें क्या डालोगे, HCl ड्रॉप बाय ड्रॉप।
अब मिथाइल ऑरेंज अगर ऐड किया है तो ये कब कलर चेंज करेगा, बोलो, व्हेन इट विल चेंज द कलर, कोई बता सकता है? जब H2CO3 बनेगा वीक एसिड तो ये कलर चेंज कर देगा। नाउ वी विल स्टॉप द रिएक्शन, मीन्स वी विल नॉट ऐड मोर HCl। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 का हाफ, क्योंकि जो NaSCO3 है वो एक्चुअल में Na2CO3 के हाफ मिली इक्विवेलेंट्स हैं। Na2CO3 का कंप्लीट मिली इक्विवेलेंट HCl से यहाँ पे आधा रिएक्ट कर चुका है, और हाफ जो रिमेनिंग है NaSCO3 के फॉर्म में वो यहाँ पे HCl से रिएक्ट कर रहा है, इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl कंज्यूम्ड इन सेकेंड एंड पॉइंट। ये दूसरी रिएक्शन बनी। अभी बताओ, हमारे पास दो रिएक्शन और दो अननोन है, दो इक्वेशन और दो अननोन, एक ये इक्वेशन और ये एक इक्वेशन। क्या इससे सॉल्व करके आसानी से आंसर आ सकता है कि नहीं आ सकता है, बोलो, कोई दिक्कत होगी क्या? मान लो ये वाली वैल्यू है b और ये वाली वैल्यू a, तो यहां से ये निकल गया, इसको यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ से मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH कितने आ जाएंगे, a माइनस बी, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH प्लस हाफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 जो इक्वेशन 1 में उसकी जगह b इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl इन इक्विवेलेंट पॉइंट ऑफ इन फर्स्ट एंड पॉइंट। इससे सॉल्व करके a माइनस बी जो है वो आ जाएंगे, दोनों के लिए सॉल्व कर सकते हो। फिर से समझ लो क्या किया है। सबसे पहले मिथाइल ऑरेंज ऐड करने से पहले हमने फेनोल्फेथलीन ऐड किया। फेनोल्फेथलीन ऐड करने से क्या होता है, हम उस जगह पे रुक जाते हैं जहां NaHCO3 बनता है। NaHCO3 बना है लेकिन हम उसको ट्रीट करेंगे एज ए Na2CO3 का हाफ मिली इक्विवेलेंट। Na2CO3 के मान लो तुम्हारे पास 5 मिली इक्विवेलेंट दिए, उसमें से NaHCO3 बना और इसके हाफ मिली इक्विवेलेंट जो है वो NaCl में कन्वर्ट हो गए, है ना, किससे रिएक्शन करके, HCl से। ये हम बोलेंगे हाफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 हैं, दैट इज 2.5। और ये NaHCO3 जो है फिर HCl से रिएक्शन करके NaCl और H2CO3 बनाता है। अब हम बोलेंगे ये हाफ मिली इक्विवेलेंट जो बचे थे वो यहाँ रिएक्ट किए। दो स्टेप में रिएक्शन करा दे रही हैं इसकी, डायरेक्ट नहीं करा रहे हैं। पहले स्टेप में एक सोडियम निकला, दूसरे स्टेप में दूसरा सोडियम निकला और H2CO3 बन गया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल टाइट्रेशन, बिकॉज वी हैव टू एंड पॉइंट्स, फर्स्ट एंड पॉइंट इज दिस एंड सेकेंड एंड पॉइंट इज दिस। अगर तुम सिर्फ मिथाइल ऑरेंज को ऐड करोगे तो क्या दिक्कत होगी, कैन यू टेल मी? अगर सिर्फ मिथाइल ऑरेंज ऐड किया तो क्या दिक्कत होगी बताओ? क्या ये पता लग पाएगा कि NaOH ने कितने के साथ रिएक्शन की, क्या ये पता लग पाएगा उससे? बोलो, थोड़ा सोच के बताओ। मान लो यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज ऐड कर दिया, इसमें HCl डाल रहे हैं, NaOH है, Na2CO3 है। बताओ मिथाइल ऑरेंज कब कलर चेंज करेगा? सीधे लास्ट में करेगा ना, सीधे लास्ट में करेगा ना। ये नहीं समझ में आ रहा है क्या ये, कि ये सीधे एंड में रिएक्शन खत्म होने पे सीधे H2O प्लस CO2 बनाएगा, दैट इज वीक एसिड प्लस NaCl2। अगर ये एंड पॉइंट, एक ही एंड पॉइंट अगर आया तो हम ये नहीं बता पाएंगे ना कि NaOH के लिए कितना लिएगा Na2CO3 के। वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू, ये तुम्हें समझना चाहिए। हम फिनोल्फेथिलीन इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशन बनती हैं और उन दो इक्वेशन से हम बता सकते हैं कि जो ओरिजिनल मिक्सचर था उस ओरिजिनल मिक्सचर में NaOH और Na2CO3 का कंपोजिशन क्या है। इसके लिए वी नीड टू इंडिकेटर्स, फर्स्ट वन इज मिथाइल ऑरेंज, सेकेंड वन इज व्हाट, बोलो, मिथाइल ऑरेंज दूसरा और पहला फेनोल्फेथिलीन। सर प्लीज क्या चीज? सेकेंड पॉइंट तो सेकंड पॉइंट था।
इसको नोट करो, इस पे सवाल कराएंगे। देखो इसको समझना ज्यादा टफ है, इसका इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है। ये जिसको कम समझ में भी आ रहा है, जो जुलाई बैच के बच्चे हैं, अगर जिन्होंने आयनिक थोड़ा कम पढ़ा है, उनको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। मैंने काफी कोशिश करी उन लोग के लिए, क्योंकि जो आयनिक पढ़ चुके हैं उनको इतना समझाने की जरूरत नहीं है, उनको डायरेक्ट समझ में आना चाहिए। फिर भी अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी डाउट है तो क्वेश्चन देखना कितनी आसानी से सॉल्व होता है अभी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आयनिक पढ़ लोगे तो ये समझ में आ जाएगा कि कैसे हम बता रहे हैं कि ये HCl पहले किससे रिएक्शन करेगा, बाद में किससे करेगा। ये सारी चीजें तुम्हें सिंपल सी बात है। देखो अगर सोच रहे हो कि कैसे करता है, स्ट्रांग वाला जो बेस होगा वो पहले रिएक्ट करेगा, वीक बेस वाला बाद में सर करेगा। थोड़ा सा नीचे आइए। और ये दोनों इक्वेशन से सॉल्व कर लेते हैं। गॉट इट। आगे बढ़ाऊं? Yes, sir. ओके आगे बढ़ते हैं। सर हम्म। सर सिर्फ मिथाइल ऑरेंज डाला होता तो ओरिजिनल कंपोजिशन के साथ NaHCO3 भी आ जाता ना फिर। उसमें ओरिजिनल कंपोजिशन तो हमारा NaOH प्लस NaSCO3 है, लेकिन उसमें हम ये नहीं बता पाते ना कि ये कितना है और ये कितना है। हम तो टोटल बता पाते ना, ये कितना मिला के एक ही बार आया ना। HCl तुम्हें एक ही बार मिला ना, टोटल कितना लगा? क्योंकि सीधे ये वाली रिएक्शन होगी ना, फिर बीच की रिएक्शन होगी नहीं, बिकॉज तुम कलर ही नहीं चेंज होगा। तुम उसमें HCl मिलाते जा रहे हो और वो कलर चेंज हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। जब तक H2CO3 नहीं बनेगा तब तक कलर चेंज नहीं होगा। जब H2CO3 बनेगा तो रिएक्शन कंप्लीट हो गई ना पूरी। मतलब तुम ये बता पाओगे कि मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH प्लस मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaSCO3। फॉर एग्जांपल मान लो HC लगा, HCl लगा 20 मिली इक्विवेलेंट्स। एक इक्वेशन से दो अननोन सॉल्व कर पाओगे क्या? बोलो। नहीं। तो फिर इसलिए दो चाहिए ना इंडिकेटर। ठीक है सर। हाँ ठीक है, ये याद रखना। अब देखो बात को समझो।
क्वेश्चन में दे रहा हूँ एक, ठीक है। उस क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्व करने की कोशिश करोगे और आई होप कर भी लोगे। क्वेश्चन है, अ, लिखाएंगे ये, तुम्हारी जो बुक है उसका एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, कि डेटा तुम्हारे अपने मन से डेटा दूंगा तो इसमें जो है आगे पीछे हो जाता है, मतलब ऐसा आंसर आएगा जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, बाकी सब सही है। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल होने के लिए ऑथेंटिक डेटा जरूरत पड़ेगा इसमें। तो क्वेश्चन मेरे साथ है, नोट करो। N/10 HCl का मतलब क्या है बताओ? कैन यू टेल मी मीनिंग ऑफ दिस? कितनी नॉर्मेलिटी होगी इस HCl की? 1/10। पॉइंट। 1/10। एन वो अननोन नहीं है, पिछली एक क्लास में बच्चा बोल रहा था सर एन की वैल्यू कितनी है। ये डिनोशन है ना, डिनोट करने का तरीका है, सिखाया है कि नहीं है? हम्म। क्वेश्चन पढ़ने में बड़ा लगेगा, बड़ी आसान है लेकिन। हम्म। आंसर गलत नहीं आना चाहिए, ठीक है, जैसे सिखाया वैसे करो। बोलो तो एक क्वेश्चन में करके भी दिखा दूंगा।
आया आंसर? देखो कैसे करेंगे, बताओ फर्स्ट एंड पॉइंट पे कौन रिएक्ट करेगा, बोलो। सही है, आंसर सही है। आंसर प्रणव हांडे, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फर्स्ट एंड पॉइंट पे देखो कैसे आता है। When 100 ml solution of NaOH and NaCl titrated with this, ये लिखा है टिल एंड पॉइंट, है ना? किसकी प्रेजेंस में? फेनोल्फेथिलीन के प्रेजेंस में। HPH लिखा है ना, ये HPH फेनोल्फेथिलीन। फर्स्ट एंड पॉइंट पे कौन कितना रिएक्ट करता है? NaOH पूरा या आधा? पूरा। और जो HCl खत्म हुआ वो भी लेना पड़ेगा। तो ये कितने आएंगे? HCl कितने लगे? 1/10 इंटू 17.5, 1.75 मिली इक्विवेलेंट्स, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड एंड पॉइंट पे कौन रिएक्ट करेगा? बचा वाला मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3। बचा वाला मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 किससे रिएक्ट करता है? 2.5 ml से, 2.5 ml। तो 2.5 ml का मतलब कितना हुआ? 1/10 इंटू 2.5, 0.25 मिली इक्विवेलेंट्स। तो यहां से क्वेश्चन जो पूछा है वो तो इसको वैल्यू को इसमें पुट करने पे सॉल्व होगा ना। मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH कितने आएंगे? हाफ की जगह पे कितना रख दोगे? हाफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 की जगह पे 0.25, 1.75। मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH कितने आ गए? 1.75 माइनस 0.25, 1.5 आ गए। मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH कितने आए? 1.5। मिली इक्विवेलेंट्स अगर इतने हैं तो मास निकाल लोगे यहाँ से, या मिली इक्विवेलेंट्स अगर है तो इक्विवेलेंट्स कितने होंगे? 1.5 इंटू 10⁻³ और इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट्स कितने हैं? 1.5 इंटू 10⁻³ मास निकालना है। इक्विवेलेंट वेट कितना है? 40। तो मास ऑफ NaOH कितना आ जाएगा? 40 इंटू 1.5 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व करो, ये 60 इंटू 10⁻³, इसको और भी सॉल्व करो, 0.06 ग्राम आएगा। बोलो आया था आंसर ऐसे? ईशान का आ गया है, प्रणव का भी आ गया, और भी बाकी लोग बताइए। रेस्ट ऑफ यू गाइस, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? 2 लाइन का सवाल है कि नहीं? देखो, है नहीं 2 लाइन का सवाल? क्वेश्चन तो करना आसान है ना, कॉन्सेप्ट तो तुमको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने नॉन एनटी में पढ़ा हुआ है उनको तो आना भी चाहिए सारा कुछ समझ में। NaOH कंप्लीट रिएक्ट करेगा, बोलो। चलेगा? कोई दिक्कत सॉल्व को सॉल्व करने में? अरे बोलो तो तुम मुझे समझ में आएगा। करते हो कि नहीं करते हो तुम लोग सॉल्व? क्या दिक्कत है इसमें? सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कहीं पे प्रॉब्लम आता है? एनीवन? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, इतना टाइम। क्या बोल रहे हो बताओ? ऊपर कर दो, नीचे कर दो, क्या कर दो? समझे? कोई दिक्कत तो नहीं है प्रणव राव? ठीक है, ठीक है। अच्छा,
अच्छा, क्वेश्चन को बदल दें, केस 2 ले लो। केस 2, केस 2 ठीक है, ध्यान से देखना केस 2 के बारे में। केस 2 है ये, ठीक है, हेडिंग डालो केस 2। व्हेन 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 Na2CO3 and NaHCO3 are present in the mixture। तो क्वेश्चन का केस तो है या कॉन्सेप्ट? नहीं, वो कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन खत्म हो गया, वापस आ जाओ कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। क्वेश्चन तो हो गया ना यार, क्वेश्चन में क्या बचा है अभी? आगे बढ़े, बोलो। अगर फिनॉल फेसिलिन डाला तो कौन रिएक्ट करेगा? बोलोगे? विच विल रिएक्ट? सर NaHCO3। नहीं, फिनॉल फेसिलिन में थोड़ा रिएक्ट करता है वो, NH2CO3 तो बनता है, NH2CO3 पहले से बना हुआ है, तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, ये हाफ रिएक्ट करेगा। कौन रिएक्ट करेगा? सिर्फ कौन रिएक्ट करेगा? Na2CO3। ऊपर भी ऐसे होता था ना फिनॉल फेसिलिन के टाइम पे, ये सुनो। यस अरे सर। ऊपर भी तो यही होता था। इक्वेशन नंबर 1, सेकेंड एंड पॉइंट पे क्या होगा? बोलो। कौन बचा है? विच इज रिमेनिंग? Na2CO3 बचा है ना, हाफ। और NaHCO3 कितना बचा है? कंप्लीट है ना। NaHCO3 पुराना वाला जो एक्चुअल है वो तो पूरा बचा हुआ है। क्या हम ऐसे रिएक्शन लिख सकते हैं? दो इक्वेशंस बन सकती हैं। क्या यहाँ से दो इक्वेशन से दोनों अननोन सॉल्व हो जाएंगे? यस और नो? यस सर। हाँ। Na2CO3 फेनॉल फेसिलिन के प्रेजेंस में हाफ रिएक्ट करेगा। NaHCO3 नहीं रिएक्ट करता है, क्यों? क्योंकि तुम रिएक्शन करोगे नहीं, तुम कलर चेंज होगा, स्टॉप कर दोगे। स्टॉप कर दोगे कि नहीं कर दोगे, बोलो। जैसे ही कलर चेंज हुआ, Na2CO3 NaHCO3 में कन्वर्ट हुआ, इसके हाफ मिली इक्विवेलेंट्स रिएक्ट किए, फेनॉल फेसिलिन का कलर चेंज हो गया, अब उसके बाद रिएक्शन स्टॉप हो गई ना। अब तुमने मिथाइल ऑरेंज ऐड करके उसके बाद में और मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl के मिलाए, तो जो बचा वाला Na2CO3 वो रिएक्ट करेगा, और NaSCO3 जो ओल्ड वाला है, एक्चुअल वाला, वो भी रिएक्ट करेगा। कंप्लीट रिएक्ट हो जाएगा, तब जाकर के कलर चेंज होगा। मतलब सेकेंड इक्वेशन में रिएक्शन यही होगी, दोनों जगह से ऐसा, H2O प्लस CO2, यही रिएक्शन तो होगी। यहां पे जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी? आ रहा है समझ में? ये रिएक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये नया बन रहा है फ्रॉम दिस, दैट इज हाफ मोलिक्यूलेंट्स ऑफ दिस प्लस NaCl। मतलब सेकेंड एंड पॉइंट पे Na2CO3 NaCl और NaHCO3 में Na2CO3 जो NaHCO3 में कन्वर्ट हुआ था वो वाला, और ओल्ड वाला NaHCO3 दोनों मिला के रिएक्ट करते हैं। लेकिन जो नया NaHCO3 फॉर्म होता है फर्स्ट एंड पॉइंट पे,
उसको हम NaCO3 नहीं लिखते हैं, उसको हम क्या लिखते हैं, हाफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3, बिकॉज Na2CO3 की हाफ रिएक्शन से वो बना है। Na2CO3 अगर चाहे तो 2 मोल HCl से रिएक्शन कर सकता है, 1 मोल, लेकिन हमने उसको 1 मोल दिया है, इसका मतलब उसकी हाफ रिएक्शन हुई है, इसका मतलब हाफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 रिएक्ट किए हैं, और हाफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 स्टिल अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ NaSCO3। दैट्स वाई हम लोग उसको NaSCO3 यहां से नहीं लिखते, ये चीज और ये चीज सेम है जिसको मैंने सर्कल किया है, लेकिन हम इसको NaSCO3 ना लिख के क्या लिखते हैं, हाफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3, लेकिन हम इसको NaSCO3 लिखते क्यों, क्योंकि ये एक्चुअल में इसी फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ऐसे ये क्वेश्चन समझने हैं तुम्हें, इसमें भी 2 इक्वेशन बनेगी। अच्छा बताओ, पहले अगर Na2CO3 NaSCO3 प्रेजेंट है तो फर्स्ट एंड पॉइंट पे कौन रिएक्ट करेगा, विच विल रिएक्ट एट फर्स्ट एंड पॉइंट, जल्दी बताओ कौन सा रिएक्ट करेगा और कितना रिएक्ट करेगा। Na2CO3 रिएक्ट करेगा, वो भी हाफ मिलीकुलेंट्स, दूसरे एंड पॉइंट पे रिमेनिंग हाफ मिलीकुलेंट्स ऑफ Na2CO3 रिएक्ट करेंगे, और NaSCO3 जो पहले लिया था वो कंप्लीट रिएक्ट करेगा। क्वेश्चन देखो इस पे, काफी अच्छा सवाल। लिखा है, in the mixture of NaHCO3 and Na2CO3, volume of HCl required is X ml with phenol ethylene इंडिकेटर, इस इंडिकेटर के साथ में इतना किया, एंड YML with मिथाइल ऑरेंज, इन द सेम टाइट्रेशन। सेम टाइट्रेशन मतलब ओवरऑल टाइट्रेशन, एक टाइट्रेशन जो है कंप्लीट है ये, जिसको बोलते हैं डबल टाइट्रेशन, उसमें 2 एंड पॉइंट होते हैं। फिर लिखा है हेंस द वॉल्यूम ऑफ HCl, हेंस, एक मिनट कहाँ चला गया ये, बिस्मिल हो गया ये, बुलाता हूँ। हाँ, इन द सेम टाइट्रेशन, फिर लिखा है हेंस द वॉल्यूम ऑफ HCl for complete titration of Na2CO3 is, A ऑप्शन है 2x, बी ऑप्शन है y, सी ऑप्शन है x/2, डी ऑप्शन है y-x। सॉल्व करके बताओ।
देखो सिंपल सा सवाल है, लेकिन सफिशिएंट मैंने टाइम दे दिया तुम लोग को, शायद कुछ सोच रहे होगे, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आंसर आया तो अच्छी बात है। पहले मुझे ये बताओ कि जो Na2CO3 है और NaHCO3 है, फेनोल्फेथिलीन के प्रेजेंस में सिर्फ कौन रिएक्शन कर रहा है? बोलो। हाँ बोलो। HPH में सिर्फ कौन रिएक्शन कर रहा है? Na2CO3 के हाफ मिली इक्विवेलेंट कितना लगा HCl? X इंटू नॉर्मेलिटी जो भी रहेगी, X यहाँ पे खर्च हुआ, तो टोटल Na2CO3 के लिए कितना लगेगा? ये 2 गुना लगेगा ना, 2 इंटू एक्स हो जाएगा, मतलब 2x ml खर्च होगा ना। आधा यहाँ रिएक्ट किया है और नीचे आधा रिएक्ट करेगा, मतलब Na2CO3 के लिए कितना लगा? 2x। और अगर पूछता NaHCO3 के लिए कितना लगा, तो बताओ कितना होगा? सेकेंड वाले में क्या होगा? मिली इक्विवेलेंट्स हाफ ऑफ Na2CO3 प्लस मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaHCO3 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl इन सेकेंड एंड पॉइंट, वो लगे y, ये y ml लगा, ये x ml लगा, तो इसके लिए कितना लगता है? y माइनस y x। minus x ml. तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? बोलो। 2x ml. ये सनादी, वेरी गुड। आदित्य तुम्हें समझ में आ रहा है 2x कैसे आ गया? यस सर, यस सर। क्योंकि भैया वो जो है x ml खर्च हुआ है फर्स्ट एंड पॉइंट पे, तब तो मिली इक्विवेलेंट्स Na2CO3 के आधे रिएक्ट हुए ना, तो हाफ के लिए x लगा, तो कंप्लीट के लिए 2x लगेगा कि नहीं लगेगा? Na2CO3 का पूछा है इसलिए इसलिए आंसर ये होगा। अगर पूछता NaOH का तो आंसर डी होता, सॉरी NaHCO3 का तो आंसर डी होता। क्या इस तरीके से सारे सवाल लगा लोगे डबल टाइट्रेशन पे? कोई दिक्कत तो नहीं होगी? सर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए ना। स्क्रॉल डाउन है, आई होप कर लोगे हैं। बोलो, कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? आगे बढ़े, दूसरे तरीके का क्वेश्चन लाया जाए। सर ये मतलब वापस सुंदर क्या? ये मतलब वापस सुंदर करते हैं। ठीक है, मुझे बताओ पहले एंड पॉइंट पे कौन रिएक्शन करेगा? है फिनोक्सिल फिनोल्फेथिलीन तो इंडिकेटर है इन दोनों में से, अच्छा Na2CO3 कितना रिएक्ट करेगा? हाफ। हाँ हाँ हाफ Na2CO3 के लिए कितना लगा HCl? XML। हाँ तो कंप्लीट Na2CO3 के लिए कितना लगेगा? 2XML। 2x मतलब x यहाँ पे लगा है और x नीचे वाले में भी x लगेगा, इसमें भी कितना लगेगा? x ही लगेगा जब हम सेकेंड एंड पॉइंट पे जाएंगे। सेकेंड एंड पॉइंट जो है मिथाइल, उसमें भी Na2CO3 के लिए x ही लगेगा, और NaHCO3 के लिए कितना लगेगा? y माइनस एक्स, और पूरा मिला के कितना लगेगा सेकेंड एंड पॉइंट पे? y। समझ में आया? ये तो कैसे करना है, ऐसे लिखो, हाफ Na2CO3 requires x ml given HCl। उसकी कंसंट्रेशन जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट नॉर्मलिटी, वो चेंज नहीं हो रही। ये है HPH की प्रेजेंस में। मिथाइल ऑरेंज की प्रेजेंस में क्या होगा? ये हाफ, ये हाफ, प्लस प्लस क्या आएगा बताओ? पूरा का पूरा वो NaHCO3 कंप्लीट। अब कितना लग रहा है?
ये इक्वेशन की जरूरत ही नहीं है, यहीं से पता चल गया ना Na2CO3 के लिए कितना लगेगा, ये 2x, आधे के लिए इतना लगा है, तो वही HCl है ना, आगे भी वही यूज कर रहे हैं। यहाँ पे वैल्यू अगर पुट करी x, यहाँ पे वैल्यू पुट करी Na2CO3 के, तो यहाँ से Na2CO3 के लिए भी आंसर आएगा y माइनस एक्स। फॉर Na2CO3 रिक्वायर्ड HCl y माइनस एक्स ml, और Na2CO3 के लिए कितना, 2x ml, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा। Na2CO3 के लिए कितना HCl लगेगा, 2x ml। बोलो कोई दिक्कत? हम्म, अब बोलो, कर लोगे ना? आगे बढ़ा दूं? आगे बढ़ा दूं? ठीक है, आगे बढ़ा देता हूँ मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट पे। आसान सवाल है। ठीक है, इसको नोट करो। HPH मतलब फिनॉल्फिथिलीन। बोलो। आंसर नहीं आया?
सर केस टू वाला 1 सेकंड के लिए दिखा सकते हैं? हैं आपको केस टू वाला 1 सेकंड के लिए दिखा सकते हैं सर केस टू Na2CO3 प्लस NaHCO3 सर नहीं वो केस टू जिसमें आपने Na2CO3 प्लस NaHCO3 किया था वो नोट नहीं किया था उसको? उसमें जो सेकंड पॉइंट में डाउट है क्या डाउट है उसमें बताओ? सर उसमें वो इंडिकेटर सेम ही है ना कि अलग क्या? जो इंडिकेटर यूज कर रहे हैं सेकंड पॉइंट पे वो सेम है कि अलग है मिसाइल ऑरेंज होता है सेकंड पॉइंट पे हमेशा। अच्छा हाँ तो समझा पहले इन पॉइंट पे फिनाल फेसिलिन होता है। हाँ समझ गया ओके। सर क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन दिखा दे। अरे वाह, आंसर भी आ गया लो। हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, नन ऑफ दीज आंसर नहीं होता है। जल्दी आंसर नन ऑफ दीज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का नहीं होता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का। याद रखना मेरी बात, ठीक है? नन ऑफ दीज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का जल्दी नहीं होगा, इतनी मेहनत से बच्चे सॉल्व करते हैं, आंसर तो आना चाहिए। उनका हो सकता है नन ऑफ दीज। 32, 32 में भी द आंसर। अभी बता देता हूँ, 1 मिनट चेक कर लेने दो मुझे आंसर क्या है। ये एन अवस्थी के क्वेश्चन हैं सारे, सॉल्व करो। डी, डी आंसर है, वेरी गुड। क्या बात है, एक्चुअल में आंसर डी है इसका। प्रथम, प्रथम किसने बोला था आंसर? सर अनादि ने। मैंने तो 32 लिखा था। अनादि जो बोल रहा है, नहीं आंसर इसका डी दे रहा है 192 का। तो हो सकता है 192 में डी आए, अभी सॉल्व करके देखते हैं इसको। 10.6% आया ना प्रणव हांडे? यस यस यस, वेरी गुड, यस सही है। चलो देखते हैं, आसान सा सवाल है, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले मुझे ये बताओ, ये सामान दिया हुआ है, ये देख लिया सामान, इसमें कोई दिक्कत? इस सामान में कोई दिक्कत है? बोलो भाई।
यस और नो? क्वेश्चन समझ में आया? फेनॉल्फेथिलीन से कितनी रिएक्शन होगी सिर्फ? फेनॉल्फेथिलीन से कितनी सर रिएक्शन होगी? ये हाँ, कितनी होगी? सर फर्स्ट रिएक्शन होगा। हाँ, क्या होता है फर्स्ट रिएक्शन में, बताओ तो पूरी बात। जो मैं लिख रहा हूँ वही होगा ना? यस सर। तो Na2CO3 का यहाँ से मिलिक्यूलेंट्स कितना आएगा? 0.2। अगर 0.2 मिलिक्यूलेंट्स है तो मास कितना आएगा? मिलिक्यूलेंट्स इनटू इक्विवेलेंट वेट इन मिलीग्राम्स आ जाएगा ना? मिली इक्विवेलेंट्स में इक्विवेलेंट वेट की मल्टीप्लाई करो तो मिलीग्राम में आंसर आता है। मिली इक्विवेलेंट्स कितना है? 0.2। इक्विवेलेंट वेट कितना है Na2CO3 का? कैलकुलेट करके बताओ। 46 और 60, 106। 106 मोलर मास है और इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा? 53 आएगा ना? ये समझ में आ रहा है कि नहीं तुम लोग को? बोलो भाई। तो ये कितना आएगा? 10.6 मिलीग्राम। ग्राम में कितना आएगा? 0.0106 ग्राम्स। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी मैंने? जल्दी बताओ। कितने परसेंट आएगा बताओ? ये 1000 हो जाएगा तो 10.6% आएगा। बोलो, एनी दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? एनी इश्यूज? ओके। अच्छा, मैंने ओलियम पढ़ाया? ओलियम, क्या मैंने ओलियम पढ़ाया है? ओके, हाँ। वेरी गुड। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं इसी सवाल पे। ध्यान से जो है सॉल्व करना। A mixture of NaOH and Na2CO3 required 25 ml of 0.1 molar HCl using phenolphthalein. ठीक है? However, the same amount of the mixture required 30 ml of 0.1 molar HCl when methyl orange was used as the indicator. The molar ratio of NaOH and Na2CO3 in the mixture was, सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आएगा?
ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसके आगे नहीं पढ़ाऊंगा फिर। वैसे ही बहुत सारे बच्चे परेशान होकर लीव कर चुके हैं। आई थिंक उनको नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, या उनको फिर समझ नहीं आ रहा होगा। जिनको समझ में आ रहा है वो जल्दी से सॉल्व करें। कैसे सॉल्व किया बताओ। ये एडवांस है, मेंस वालों को तो पता भी नहीं है ये सवाल पूछने होते हैं। दे डोंट नो दैट दीज क्वेश्चंस आर देयर। उनको पता भी नहीं है एग्जिस्ट करते हैं क्वेश्चन की नहीं। दीज आर ओनली फॉर द एडवांस। मेंस के लिए कुछ भी नहीं है ये जो मैं 3-4 क्लास से पढ़ा रहा हूँ। तो उसके लिए होपलेस नहीं होना है कि भाई मेंस में इतने टफ सवाल आते हैं। मेंस में कुछ नहीं आता है, मेंस में रेडॉक्स टाइट्रेशन खत्म, बस हो गया। ओलियम है और डबल टाइट्रेशन है, ये एडवांस में नहीं आता है, ओ मेंस में सॉरी। मैक्सिमम जो है मेंस में बैक टाइट्रेशन और वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 आ सकता है, बस उससे ऊपर नहीं। बिकॉज वही एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं पे दिए हुए हैं, ये एनसीईआरटी में है ही नहीं। ये तो टाइट्रेशन प्रैक्टिकल चीज होती है, और एडवांस के पेपर में प्रैक्टिकल के ऊपर भी सवाल आते हैं ना। एडवांस में केमिस्ट्री पूरी आती है, प्रैक्टिकल जो है वो भी पूछते हैं, नॉन प्रैक्टिकल जो है एकेडमिक है वो भी पूछते हैं, इसीलिए एडवांस में ये पूछते हैं। समझ में आया कि नहीं अभी आया? हर चीज की एक वजह है। अभी बताओ आंसर क्या आएगा। भाई देखो, फेनॉल्फेसिलिन ऐड किया मतलब वो मिथाइल ऑरेंज डालना भूल गया, कोई बच्चा था उसने ध्यान नहीं दिया, सिर्फ मिथाइल ऑरेंज ऐड किया, तो रिएक्शन कहाँ होगी? सिर्फ सिर्फ फर्स्ट एंड पॉइंट होगा, सेकंड तक नहीं गया। उसके बाद दूसरी बार उसने सेम अमाउंट लिया, शुरू से नया एक्सपेरिमेंट किया और मिथाइल ऑरेंज ऐड किया, फिर भूल गया वो। उसने इस बार मिथाइल ऑरेंज ऐड किया, फेनोल्फेथिलीन नहीं। इस बार सीधे सेकंड एंड पॉइंट आएगा। तो दो इक्वेशन बनेंगी, एक मिथाइल ऑरेंज वाले के लिए और एक फेनोल्फेथिलीन के लिए। उन इक्वेशंस को सॉल्व करके आंसर आएगा। यस और नो, बोलो।
सॉल्व करो। देखो मैं सिखाता हूँ कैसे करना है। पहले उस बच्चे ने क्या किया, HPH ऐड किया सिर्फ। HPH अगर ऐड करेगा तो NaOH पूरा रिएक्ट करेगा। Na2CO3 हाफ रिएक्ट करेगा। और HCl कितना लगा, 0.1। HCl की मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी सेम होती है, तो n फैक्टर 1 है, तो आंसर आया 2.5, इक्वेशन नंबर 1। अब उस बच्चे ने क्या किया, अगेन एक्सपेरिमेंट को फिर से दोहराया। इसमें ही ऐड नहीं कर रहा है फेनोल्फेथ्रीन को, मिथाइल ऑरेंज। उसने एक्सपेरिमेंट दोबारा से किया है, सेम अमाउंट लेकर के फिर से रिएक्शन कर रहा है। और उस समय क्या हुआ, उस समय मिली इक्विवेलेंट NaOH पूरा रिएक्ट कर जाएगा और मिली इक्विवेलेंट Na2CO3 भी पूरा रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि जब मिथाइल ऑरेंज डालते हैं ना तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है पूरी एक बार में ही। और उस समय 30 ml, क्या इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर पाओगे क्या? अगर इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दें, 2 - 1 कर दें तो क्या आएगा, ये कैंसिल हो गया। उल्टा माइनस कर रहा हूं मैं, ध्यान देना थोड़ा। इसमें से कट गया, कितना बचा, हाफ। ये कटेगा नहीं, माइनस होगा ये दोनों, ये बड़ा है ये छोटा है, तो हाफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3, 3 - 2.5, तो मिली इक्विवेलेंट्स Na2CO3 कितने आए, 1। ये वाली वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर दो, एक में या दो में, तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH कितने आएंगे, 2। ये आ गए 2 और 1। क्वेश्चन में क्या पूछा है, मोलर रेशियो पूछा है, मोलर रेशियो पूछा है, अभी मोल्स नहीं आए। अगर ये मिली इक्विवेलेंट्स है तो इसके मोल्स कितने होंगे, कितने मोल्स होंगे, कितने मोल्स होंगे इसके, बोलो, अरे बोलो। मिली इक्विवेलेंट्स अपॉन एन फैक्टर, एन फैक्टर कितना है, 2, तो हाफ आएगा। NaOH के मिली मोल्स कितने आएंगे, सेम ही आएंगे क्योंकि एन फैक्टर सेम है, तो 2 ही आएंगे। एन फैक्टर क्या है इसका, 1, तो 2/1 2 ही आएगा। अब ऊपर किसको लिखा है, पहले NaOH लिखा फिर Na2CO3, तो NaOH ऊपर रखो, Na2CO3 नीचे रखो, 4:1 आंसर आएगा। बोलो कोई डाउट, 4:1 आंसर आएगा, सी पार्ट। बोलो ईशान, तुम्हें समझ में आया? यस सर। ये क्या है, टी ब्रेक है क्या ये, ओके। ओके, कहाँ से आ गया ये सब, गुड। नया नया इसमें फीचर आ गया, आई थिंक। गो फास्टर, गो स्लोअर, क्या गो फास्टर करते हैं मेरी आवाज फास्ट हो जाती है क्या? नहीं सर, बस एक साइन बन के आता सिंबल है सर बस। अच्छा, समझ गया। किसी को बोलने के लिए तेज बोलो, जल्दी करो या धीमे करो, है ना? हाँ सर। ओके, गो फास्टर लिखा है, अच्छा ओके। चलो जल्दी से बताइए, क्वेश्चन समझ में आया क्या? बोलो भाई, ये सब मेंस के लिए है। वो एम्ब्रियोनिक्स का कैसे वो इक्वेशन है, किसका किसका, एम एम मिथाइल ऑरेंज का क्या कैसे होगा? मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, मिथाइल ऑरेंज का इक्वेशन कैसे है? कैसे आए, मिथाइल ऑरेंज जब डालोगे ना तो फिनॉल्फेसिलिन तो डाला नहीं, मिथाइल ऑरेंज कलर कब चेंज करता है, कब कलर की चेंज करता है बताओ, कब कलर चेंज करता है बोलो, जब पीएच H ने मतलब कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी तब कलर चेंज करेगा ये, कंप्लीट Na2CO3
और HCl की भी कंप्लीट। H2O प्लस CO2 जब बन जाता है ना, तब ये कलर चेंज करता है। मतलब बीच वाला स्टेप गायब हो गया। समझ में आया कि नहीं तुम्हें? सिर्फ इसी ऐड किया है, ओनली दिस। HPH ऐड नहीं किया दूसरी बार में। आया समझ में अभी साक्षी? ओनली ओनली मिथाइल ऑरेंज अगर ऐड करोगे ना, तो सीधे सेकेंड रिएक्शन तक पहुंच जाओगे, सीधे गड्ढे में नीचे गिर जाओगे। ओके, बीच में नहीं आओगे, समझे? सीधे नीचे, स्टेप बाय स्टेप नहीं गए। देखो स्टेप है इसमें दो। पहला स्टेप क्या है? अगर HPH ऐड किया तो यहाँ पे पहली रिएक्शन होती है वो, और अगर HPH ऐड किया तो ये होगी, और उसके बाद में मिथाइल ऑरेंज ऐड करते हो तो फिर यहाँ पे आकर के मिथाइल ऑरेंज दिखाता है। अगर HPH ऐड नहीं किया तो ये गायब, सीधे फाइनल रिएक्शंस होंगे। यस और नो? अभी समझ में आया? मिथाइल ऑरेंज कब कलर चेंज करता है साकेत, बताओ? pH रेंज 3.1 से 4.4। हाँ, तो वो तभी आता है जब ये वाला एसिड बनता है H2CO3। ठीक है, ये कब बनेगा बताओ? फाइनल रिएक्शन में बनेगा ना, कंप्लीट जब हो जाएगी, सबसे आखिर में। तो इसके लिए तो बीच का कुछ मिलेगा नहीं, पूरा ये रिएक्ट करेगा पहले, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, फिर पूरा ये रिएक्ट करेगा, मतलब कंप्लीट रिएक्ट करेगा ना मिथाइल ऑरेंज अगर मिलाया सिर्फ। वही तो मैंने लिखा है, देखो लिखा है कि नहीं? पूरा पूरा रिएक्ट कर रहा है कि नहीं बताओ? ठीक है, इसको याद रखोगे। देखो NaOH तो हमेशा पहले रिएक्ट कर जाता है। NaOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं, वो पूरा रिएक्ट करेगा। Na2CO3 अगर फेनॉल्फेथिलीन डाला तो हाफ रिएक्ट करेगा। अगर मेथिल ऑरेंज डायरेक्ट डाल दिया तो पूरा का पूरा फेनॉल्फेथिलीन, सॉरी, Na2CO3 रिएक्ट कर जाएगा। आप कोई डाउट? तो लेवल 1 कंप्लीट सॉल्व करो NaOH का। कोई भी डाउट है मुझसे पूछो, पेपर का डिस्कशन में रख दूंगा एक। फिजिकल और इनऑर्गेनिक में समझा दूंगा, ऑर्गेनिक का पुष्पक सर से पूछ लेना, उनकी जब क्लास हो उसमें ही पूछ लेना, मैं उनको बोल दूंगा, बोलेंगे ऑर्गेनिक का क्लास के अंदर ही समझाएंगे वो। ठीक है, उनको टाइम थोड़ा ले करके। यस सर। ज्यादा सवाल है नहीं ऑर्गेनिक है ना, क्योंकि ऑर्गेनिक वही तुम्हें समझाएंगे, वही पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्या है कि हमारा टॉपिक है सॉल्यूशंस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सॉल्यूशंस। नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्यूशंस पढ़ेंगे, है ना? तो जिन बच्चों को ये थोड़ा टफ लग रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये एडवांस लेवल की ही चीज है, एडवांस के अलावा किसी में नहीं आता है ये। ओनली फॉर द JEE एडवांस, बस, और किसी में नहीं आता, जो आज पढ़ा है और जो ओलियम पढ़ा था। तो नेक्स्ट क्लास में भागें? ओके, बाय एवरीवन। यस सर।